आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपना ये क्लासिफिकेशन का पार्ट कंप्लीट किया था, अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में। और आज हम लेके चलेंगे मोनेरा का, जो कि बैक्टीरिया का पूरा किंगडम है। हमें भी पता है कि इसमें प्रॉपरली सारे के सारे बैक्टीरिया ही आते हैं, जो कि सारे ऑल प्रोकैरियोट्स हैं, ये हम पढ़ भी चुके हैं। तो एनसीईआरटी भी यही लिखती है कि ये सोल मेंबर्स हैं बैक्टीरिया इस किंगडम में, मोनेरा में। और बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, और ये भी लिखा है कि मोस्ट एबंडेंट भी हैं, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये मोस्ट एबंडेंट इन नेचर है, हर जगह पाए जाते हैं। ये एयर स्पेस में भी हो सकते हैं, आपके बॉडी के ऊपर भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, मतलब हर जगह जहां आप सोच सकते हो। और ऐसी जगह पे भी ये प्रेजेंट होते हैं जहां पर आप सोच भी नहीं सकते हो। तो उसके बारे में भी बताया कि कितनी एक्सट्रीम हैबिटाट्स भी हैं, वहां पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और अपन देखते हैं कि क्या है। पहले तो ये सोल मेंबर्स हैं, ठीक है। कौन है? बैक्टीरिया इनमें सोल मेंबर्स हैं। सोल मेंबर्स बैक्टीरिया हैं, मतलब इकलौते ये मेंबर्स इनमें मोनेरा में हैं। और क्या बात है, हमें ये पता है कि सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। बैक्टीरिया सारे प्रोकैरियोट्स हैं, ये भी हमें पता है। और क्या, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? पहली चीज तो ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मोस्ट एबंडेंट है, एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और क्या है, हर जगह पर पाए जाते हैं, फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। और क्या है इनके बारे में? फाउंड एवरीवेयर को एक वर्ड लिखा जाता है कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन। इसका मतलब यही होता है कि हर जगह, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं? या तो हमारे बॉडी के ऊपर होंगे या बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, वो भी पैरासाइट के नेचर में। जैसे अगर ऊपर पाए जा रहे हैं बॉडी के, तो उसे एक्टो पैरासाइट बोलते हैं, और बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं तो उसे एंडो पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे होते नहीं, रिलेटिव मेहमान हमारे आ जाते हैं, घर में रहते हैं, खाना भी खाते हैं, ऊपर से सर दर्द देके चले जाते हैं। मतलब पैरासाइट ऐसे नेचर के होते हैं कि ये आप होस्ट के उसमें रहेंगे, बॉडी में रहेंगे भी, उनका खाना भी खाएंगे और बीमारी भी कॉज करते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया सारे के सारे बुरे ही होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, ना, हर रिलेटिव बुरा नहीं होता है। तो यहाँ पे है ये लीव इन और ऑन, ये एनसीईआरटी में लिखा है, लीव इन और ऑन अदर organisms as parasites। अगर अंदर है तो एंडोपैरासाइट, ऊपर है तो एक्टोपैरासाइट। क्लियर? अगला, ये हमें तो पता है यहाँ सब पे तो ये प्रेजेंट ही होते हैं, और ऐसी जगह पर भी प्रेजेंट होते हैं जहां पर आप सोच भी नहीं सकते हो, बहुत एक्सट्रीम हैबिटाट्स में, जहां पे आप सुने होंगे हॉट स्प्रिंग है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर होता है, वहां पे खौलता हुआ पानी होता है एकदम, वहां पर भी ये सरवाइव कर रहे होते हैं। और कौन सी जगह है? जैसे कि ओशियंस हो गए, उसके एकदम डेप्थ में, ओशियन की भी काफी लेयर होती है, सबसे डीपेस्ट लेयर में जब आप जाओगे ना, तो वहां पे होता क्या है कि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वहां पे ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ये वहां पर भी सरवाइव कर रहे होते हैं। और आप देखोगे स्नो, जहाँ पे बहुत बर्फ होती है, वहां पर भी ये मिल जाएंगे। डेजर्ट में भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ एकदम सूखा पड़ा हो, पानी की एक बूंद तक ना हो, वहां पर भी ये सरवाइव कर रहे हैं। मतलब ऑल्सो फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स। याद है ना एक्सट्रीम हैबिटाट्स में कौन कौन से थे? आर्कीबैक्टीरिया में थे वो, अभी आज पढ़ेंगे भी। ऑल्सो फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स
सच एज डेजर्ट्स में हमने पढ़ा, स्नो में भी हम जान रहे हैं वहां भी रहते हैं, और कहां से, डीप ओशियंस में, गहरे समुद्र में। समुद्र की भी गहराई कई लेवल पे होती है ना, फिशेस तो ऊपर के लेवल पे होती हैं जहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल हो, बहुत प्रेशर नहीं होता है। नीचे जाते जाते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और क्या है, हॉट स्प्रिंग्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स एटसेट्रा, जहाँ पर ये 100 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर होता है। और बैक्टीरिया में क्या है, एक तो ये कुछ इंट्रो दिया था, दूसरी चीज इनकी शेप के बारे में भी बात करी गई है। ये देख लेते हैं, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। चार तरह के शेप एनसीईआरटी में दिए हैं। कॉकस जो कि स्फेरिकल शेप होता है, दूसरा आपका रॉड शेप, जिसे आप क्या बोल रहे हो, बैसिलस, जो कि रॉड शेप है। तीसरा जो कि धागे की शेप में होता है, स्पाइरलम। चौथा कॉमा शेप, जिसे आप विब्रियम कह रहे हैं, या विब्रियो प्लूरल, विब्रियम, ठीक है। ये चार शेप्स में होते हैं। कॉकस मतलब आपका हो गया स्फेरिकल, गोलाकार में। बैसिलस मतलब ये है रॉड के शेप का, और ये स्पाइरल शेप, धागे जैसा। विब्रियम कॉमा शेप, ठीक है। कॉकस ये कुछ इस तरह के होंगे, गोल गोल। बैसिलस ये रॉड टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ये जो बीच में बना हुआ है ये है एंडोस्पोर। ये भी बताऊंगा एंडोस्पोर ये कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ठीक है। स्पाइरलम हमें पता है, ये ऐसे होगा, ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला का क्या काम रहता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब इनकी मूवमेंट में अगर ये मोटाइल कर रहे हैं तो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, वरना इनमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होगा, जो कि इन्हें मूव कराता है, ठीक है। और विब्रियम जो कि कॉमा शेप है, कुछ इस तरह का बना सकते हैं। कॉमा शेप काफी छोटा है। और इसमें एक दो बातें और लिखी हैं, आप यहाँ पे मार्क करके लिख सकते हो। ये उसमें लिखा है, जैसे कि पहले बता देता हूँ फिर लिख देते हैं। आपने बैक्टीरिया देखा होगा कितना, इसमें लिखा है कि ये इनका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, बट इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। स्ट्रक्चर इनका सिंपल कैसे, जैसे हमें कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन है हमारे अंदर, हार्ट है, और कितना पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, मान लो लंग्स हैं, किडनीज हैं, लीवर है, मतलब कितने सारे ऑर्गन है, ऊपर से ऑर्गन सिस्टम भी है, तो कितना कॉम्प्लेक्स का बॉडी का स्ट्रक्चर है हमारा। बट बैक्टीरिया का इनका जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, ये काफी सिंपल होता है, बट इनके बिहेवियर पे आप जाओ तो ये हमें टक्कर देते हैं। हर मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन हो गया या दूसरों पे खाने पे डिपेंड रहना, हेटेरोट्रॉपिक, ये सब कुछ करते हैं। इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी कहा गया है कि बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, बहुत ही विस्तार में। जैसे प्लांट होता है, प्लांट क्या है, प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, खाना खुद से बनाता है, ठीक है। एनिमल है, खाना दूसरे पर डिपेंड होता है,
तो इस तरह की हर ऑर्गेनिज्म में, इनमें क्या है कि ऑटोट्रॉपिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक भी है, और ये खाना खुद से बनाता है, उनमें भी कई तरीके हैं, और दूसरों पर भी जो डिपेंड रहता है उनमें भी कई तरीके हैं। जैसे ये पैरासाइट की तरह है, दूसरों पर डिपेंड रह के खाना खाएगा। और दूसरा क्या, सेप्रोफिटिक, जिसे आप डिकम्पोजर्स भी कह रहे हो, सड़ी गली चीजों को भी खा के मतलब अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है। और ये सनलाइट से भी अपना खाना बना लेता है, केमिकल से भी अपना खाना बना लेता है, मतलब कितना डिफरेंट तरीके से ये अपना न्यूट्रिशन भी पूरा कर रहा है। दूसरी चीज, जैसे कि हमारे सेल्स में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस तक होती है, इनमें भी सारा सब कुछ होता है। तो इनमें ये लाइन भी लिखी गई है कि इनकी सबसे एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखी गई है इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये भी हम लिख लेते हैं कि वो जो 2-3 लाइन लिखी है कि इनका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर इनका सिंपल होता है। अभी हमने बताया ना कि इसका स्ट्रक्चर जितना ही सिंपल होता है उतना ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है इनका, ठीक है। और क्या, मोस्ट एक्सटेंसिव, काफी विस्तार में, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। जैसे आप देखे होंगे ना, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया या प्रोटीन सिंथेसिस कह लो, मतलब इतने कॉम्प्लेक्स तक के चीजें इनके, मतलब एक छोटे से एनिमल में इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें मतलब होती हैं। डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, सब कुछ, मतलब इनके अंदर सब चीज प्रेजेंट है। तो इसलिए इन्हें कहा गया है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये हमें भी टक्कर दे देते हैं इन चीजों में। तो ये थी। और बैक्टीरिया में एक लाइन यहाँ पे ये भी लिख लो, अगर ये मोटाइल होते हैं, इफ मोटाइल, अगर ये चल फिर सकते हैं तो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्लैजिला प्रेजेंट। क्लियर? ये तो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा हुआ, एक बार आप इसे नोट कर लेना। फिर हम लिखते हैं कि मोनेरा में हमने देखा था 2 पार्ट में ये डिवाइड हुए थे, पहला आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में। दोनों में किस बेसिस पे डिवीजन हुआ था, सेल वॉल के स्ट्रक्चर पे। हमें पता था कि आर्की बैक्टीरिया जो होता है, इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जिस वजह से ये हार्श कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं। तो ये सब बारे में देखते हैं। पहले हम आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे, उसके बाद यू बैक्टीरिया का पूरा कंप्लीट देखते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लो तब तक। अब आर्की बैक्टीरिया देखते हैं। इसे हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कह रहे हैं। इनमें हमें एक दो चीजें जो मालूम है। पहली चीज, इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। एक क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है, उसमें ये था कि ये जो आर्की बैक्टीरिया होता है, या कॉमनली इनके बारे में ये पूछा गया था कि इनमें सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ये हार्श कंडीशन में सरवाइव करते हैं। ये तो हमें मालूम था ये चीज। क्वेश्चन में ऑप्शन में ना सेल वॉल नहीं दिया हुआ था, खाली ये पूछा था कि हार्श कंडीशन में सरवाइव करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें सारे ऑप्शन दिए हुए थे, बट सेल वॉल नहीं दिया होता, ये नहीं दिया था। बट एक चीज आप ये ध्यान रखना कि सेल मेम्ब्रेन में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन वहां पे ऑप्शन दिया हुआ था, तो मोस्ट करेक्ट आंसर वहां पे ये था।
तो ये भी आप ऐसे ध्यान रख लेना, सेल मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ये PYQ आ रखा था तो इसलिए यहाँ पर ही ऐड करा दिया कि याद रहे। और क्या था इसमें, पहला तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर इनमें डिफरेंट है और सेल मेम्ब्रेन, और ये याद रखना कि इनकी सेल वॉल बनी होती है स्यूडोम्यूरिन की, स्यूडोम्यूरिन, ठीक है। म्यूरिन की स्पेलिंग MUREIN, ठीक है, स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। अब थोड़ा सा ध्यान से अगर इसे पढ़ोगे भी ना, हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूँ कि क्या डिफरेंट होता है और क्यों ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सरवाइव करते हैं। जैसे आपने ये चीज पढ़ी होगी कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ इस तरह के होते हैं बाइलिपिड, बट इनमें इस तरह से होने के साथ साथ ब्रांचिंग भी हो जाती है, कुछ इस तरह की ब्रांचिंग होती है। तो ये ब्रांचिंग की वजह से होता क्या है, जैसे ब्रांचिंग हो गई इनमें, ये ब्रांचिंग की वजह से ये काफी स्ट्रांग हो जाते हैं और इसी कारण से ये उन हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप लिख सकते हो, पहले भी लिखे थे हम, सरवाइव इन हार्श हैबिटेट्स, है ना। मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट्स में ये सरवाइव करते हैं। इनके कुछ इस तरह के भी नेचर होते हैं और इनमें क्या है, 3 तरह से इनमें बैक्टीरिया होते हैं। पहला होता है हेलोफाइल्स, फिर होता है थर्मोएसिडोफाइल्स, तीसरा होता है मीथेनोजेंस। इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। पहला है हेलोफाइल्स, दूसरा है आपका थर्मोएसिडोफाइल्स, फिर तीसरा है आपका मीथेनोजेंस। इनके नाम में इनका मीनिंग भी छुपा है। हेलो का वर्ड मतलब होता है सॉल्टी एरियाज में, तो ये कहां पाए जाएंगे, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, बहुत नमक होगा, ठीक है। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, फाइल्स मतलब होता है लविंग नेचर, कि इन्हें सॉल्टी एरियाज में रहना पसंद है, तो ये एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में पाए जाएंगे। थर्मोएसिडोफाइल्स का मतलब, थर्मो का मतलब होता है हॉट या फिर हाई टेम्परेचर वाला, एसिड मतलब आपको एक चीज पता है, एसिड फिर न्यूट्रल होता है, फिर एक बेस होता है, न्यूट्रल 7 pH होता है, बेस क्या होता है, बेसिक नेचर 7 pH के ऊपर, फिर एसिड क्या होता है उसके नीचे। तो एसिड मतलब pH लो pH होगी, थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, हाई टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर का टेम्परेचर यहाँ पे एक्सीड करता है, और pH काफी लो होती है, pH लो लिख सकते हो, या फिर pH 2 के आसपास होती है, इतना ध्यान रख सकते हो, pH लो होती है। मीथेनोजेंस पे आते हैं। मीथेनोजेंस ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मार्शी एरियाज में, दलदली एरिया होती है ना, ये वहां पर पाए जाते हैं। और कहाँ पर पाए जाते हैं ये जो जानवर जुगाली करते हैं ना, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ये जुगाली करते हैं ना, इनके गट में भी ये पाए जाते हैं। गट मतलब होता है पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब ईसोफेगस से लेके एनस तक, इसमें आपका ईसोफेगस आया, स्टमक आया, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपका एनस, मतलब पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको गट कहते हैं। और ये प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट्स, कैटल जो होते हैं ना जुगाली करने वाले, इनके गट में पाए जाते हैं ये। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये 2 जगह पाए जाते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस, इसीलिए इनका नाम भी देखो क्या है, मीथेनोजेंस, मतलब ये जनरेट करते हैं मीथेन गैस।
तो ये लिख देते हैं कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन मार्शी एरियाज। और कहाँ पाए जाते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन रूमिनेंट्स कैटल, जैसे कि काऊ, बफेलो, ये सब। और ये करते क्या है, प्रोड्यूस मीथेन गैस। मीथेन गैस कह लो, इसी को हम कहते हैं बायोगैस। बायोगैस कहते हैं इसी को। बायोगैस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं वो आप यहीं पे याद कर लो तो ज्यादा बेटर है, 2 बार याद हो जाएगा। बायोगैस में पहला तो क्या आता है, मीथेन आता है, और दूसरा क्या आता है, CO2, और इसमें होता है H2S, और लास्ट में H2। ये 4 गैसेस बायोगैस में आती हैं। ये जनरेट करते हैं मीथेन गैस या बायोगैस, ठीक है। प्रेजेंट इन रूमिनेंट कैटल, काउ एंड बफेलो प्रोड्यूस मीथेन गैस, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे मीथेनोजेंस, थर्मो एसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स, इनके बारे में हमने देख लिया। अब आते हैं हम कहाँ पे, यू बैक्टीरिया में। ये तो आर्की बैक्टीरिया अपना कवर हुआ। यू बैक्टीरिया में भी हम देखेंगे कि 2 ऑर्गेनिजम्स की बात करी गई है, साइनोबैक्टीरिया की, और एक थोड़ा सा आप एंड में देखोगे माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। तो पहले हम उठाएंगे साइनोबैक्टीरिया को, उसके बाद माइकोप्लाज्मा को देखेंगे। तो यू बैक्टीरिया खत्म हुआ, आर्की बैक्टीरिया खत्म हुआ, अब यू बैक्टीरिया पे आते हैं। अभी नोट कर लो। आओ यू बैक्टीरिया देखते हैं। यू बैक्टीरिया में मेनली 2 के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं हम। एक तो था हमारा क्या, साइनोबैक्टीरिया था, और दूसरा क्या था, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। पहले साइनोबैक्टीरिया उठाते हैं, फिर माइकोप्लाज्मा देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्या है, साइनोबैक्टीरिया जिसको आप कहते हो ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हो, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनो वर्ड आ गया, ब्लू आपको पता ही है, साइनो मतलब ब्लू, ग्रीन और एल्गा मतलब, ग्रीन इसलिए कहा गया क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते थे जैसे कि ग्रीन प्लांट्स करते थे। एल्गी, इन्हें इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से ही इन्हें पहले एल्गी में रखा गया था, ठीक है। तो इनका पहला पॉइंट तो यहाँ से ये आ जाता है कि इनमें होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जैसा कि ग्रीन प्लांट्स में होता है, लाइक ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और क्या है, इनमें पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब पिगमेंट्स प्रेजेंट कहां पर होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इनके क्रोमैटोफोर्स में, क्रोमैटोफोर्स। अब पूछोगे आप क्रोमैटोफोर्स क्या होता है, क्रोमैटोफोर्स होता है कि ये मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है, मैं अभी डायग्राम में भी बता देता हूं। ये मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे ये आप समझ लो बैक्टीरिया है, और ये इसकी
सेल मेम्ब्रेन है, इसी के एक्सटेंशन पे ये जो निकले हुए हैं ना, इसी को कहते हैं क्रोमेटोफोर, और यहीं पे प्रेजेंट होता है पिगमेंट। ठीक है, इसी को आपको कह रहे हैं ये क्रोमेटोफोर है। जैसे ये जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है ना, क्रोमेटोफोर आपका यही है, और इसी पे प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स, जो कि जिनकी वजह से क्या होता है, ये सनलाइट को कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इनमें हमें ये चीज पता है कि ये ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। इसका क्या मतलब होता है, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है कि ये फोटोसिंथेसिस करते वक्त ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन रिलीज करते हैं मतलब पानी को तोड़ते हैं और ऑक्सीजन बाहर बाई प्रोडक्ट निकालते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब है रिलीज ऑक्सीजन O2 H2O को ब्रेक करके। क्लियर, वाटर को ब्रेक करके ये O2 रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। और जब हमारा एनवायरनमेंट बन रहा था ना, तो सबसे पहले यही ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करी थी सबसे पहली बार। इससे पहले क्या था, जब इवोल्यूशन हो रहा था तो एनारोबिक कंडीशन थी अर्थ पे, तो ऑक्सीजन पहले प्रेजेंट नहीं थी। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म यही आया था जिसने ऑक्सीजन रिलीज करी थी। अभी ऑक्सीजन रिलीज किया था और ये फोटोसिंथेसिस कर भी पा रहे थे। इनमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि गैस वैक्यूल के वजह से ये पानी के सतह पर रहते थे, उनके सरफेस पर फ्लोट करते थे, जिस वजह से सनलाइट को कैप्चर करते थे और फोटोसिंथेसिस कर लेते थे। तो ये तो इसमें बात थी। और अगली बात, ये या तो अकेले पाए जाएंगे यूनिसेलुलर, या तो कॉलोनी में पाए जाएंगे ग्रुप में कॉलोनियल, या तो ये फिलामेंटस होंगे फिलामेंटस। ठीक है, कॉलोनियल और फिलामेंटस जब ये होते हैं तो ये सराउंडेड होते हैं एक शीट से, जिसे आप कहते हैं म्यूसिलेजिनस शीट। ये एक चिपचिपी सी लेयर होती है, सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीट। म्यूसिलेज की शीट से ये सराउंडेड होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ किस किस जगह पर पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर कह लो, मैरीन वाटर कह लो, टेरेस्ट्रियल मतलब साफ पानी में पाए जाएंगे, खारे पानी में भी पाए जाएंगे, और टेरेस्ट्रियल ये धरती पर जमीन पर भी पाए जा सकते हैं। और क्या है इनमें, ये एक ब्लूम फॉर्म करते हैं, मतलब इसको मैं समझाता हूँ। दे फॉर्म ब्लूम इन वाटर बॉडीज, वो भी पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में। इसका ये मतलब है कि इनमें होता क्या है, जहाँ जैसे कोई तालाब है जहाँ पर काफी गंदा पानी फ्लो होके आ रहा है, काफी घरों से भी आ सकता है, या किसी कंपनी का वो पानी गंदा वो फ्लो के आ रहा है, तो उसमें होता क्या है, अब ये पानी पोल्यूटेड है पूरी तरह से, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से ये अपनी ग्रोथ बढ़ा लेते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये अपनी ग्रोथ बढ़ा लेते हैं, जैसे जैसे ये न्यूट्रिएंट्स खाते जा रहे हैं अपनी ग्रोथ बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो होता क्या है, ये कि पूरे के पूरे तालाब में पूरा फैल जाते हैं, और इनके ऊपर जो ये चिपचिपी सी लेयर होती है, इसकी पूरी एक परत पूरी मतलब घेर लेती है पूरे तालाब को, मतलब ये ब्लूम फॉर्म कर लेते हैं। इसमें होता क्या है, ये उस लेयर की वजह से, उस परत की वजह से, ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये पानी के अंदर नहीं जा पाती है। अब पानी के अंदर नहीं पहुंच रही है तो उसके अंदर रह रहे जो ऑर्गेनिज्म है पानी में, उनकी डेथ हो जाती है। इसी को कहते हैं लेक चोक टू डेथ, मतलब उस लेक की मृत्यु हो गई कह सकते हो, क्योंकि उसके सारे ऑर्गेनिज्म मर गए। ये बात अपने इकोलॉजी में भी लिखी गई है चैप्टर में। तो अभी ये ऑफ एंड फोम ब्लूम्स का मतलब तो हमें समझ आ गया।
ये लिख भी लेते हैं, दे often form blooms in polluted water bodies. Polluted water bodies. Polluted water bodies में होगा क्या? High nutrients, है ना? हाई न्यूट्रिएंट्स की वजह से वो ग्रो करेंगे और अंदर के ऑर्गेनिज्म जो है पानी में उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये सरफेस पर भी ऑक्सीजन रहने नहीं देते और ऑक्सीजन पेनेट्रेट करके जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, वो पूरी की पूरी शीट होती है म्यूसिलेज की, वो पूरी चिपचिपी सी लेयर होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वो अंदर जा ही नहीं पाता पानी के, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं। इनमें एक स्पेशलाइज सेल होती है जिसे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट नाम की एक सेल होती है जिसमें ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। बाकी सेल्स में तो इनमें फोटोसिंथेसिस होगी, बट एक स्पेशलाइज सेल्स होती है उसमें ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम बना के, तो क्लियर समझ आएगा। दे फिक्स नाइट्रोजन in specialized cells, जिसे आप कह रहे हो हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट में हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, सिस्ट मतलब होता है थिक वॉल्ड। ठीक है, डायग्राम एक बार इसका बना लेते हैं। इनके एग्जाम्पल मालूम है, ये जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ये दो तरह के होते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा है, एनाबीना, दूसरे हैं नॉस्टॉक। और हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो नॉस्टॉक का डायग्राम बना रहे हैं, जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है। फिलामेंटस है, इनके सराउंड में म्यूसिलेज की शीट होगी, जो कि हमने पढ़ा था। दे आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीट। ठीक है, और इनमें एक सेल होती है जो अपने आप को थोड़ा सा बदल लेती है, कह सकते हो। हेट्रोसिस्ट इसी को कह रहे हैं। ये क्या होती है, इसकी वॉल थिक हो जाती है, काफी थिक वॉल्ड होती है। अब देखो इनमें होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। इनकी ये जो नॉर्मल सेल्स है ना, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, बट नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए इन्होंने अपनी एक सेल को थिक वॉल बनाया, ताकि यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स हो सके। ऐसा क्यों, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, पहले नाइट्रोजन फिक्स का मतलब बताता हूँ होता क्या है। नाइट्रोजन N2 से जब आप NH3 तक लेके जाते हो, NH3 क्यों, क्योंकि N2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, इस रूप में ये इसको यूज नहीं कर सकते। ये NH3 या NO2 माइनस या NO3 माइनस इस रूप में इसे ये मतलब यूज करते हैं, तो इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। इसी को कहते हैं फिक्स करना, मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करना। बिना नाइट्रोजन को फिक्स किए हम इसे यूज नहीं कर सकते, मतलब ये बैक्टीरिया यूज नहीं कर सकता, वरना ऐसे नेचर में तो N2 के फॉर्म में प्रेजेंट ही है नाइट्रोजन। तो इस काम को करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत है, जिसका नाम है नाइट्रोजिनेस। नाइट्रोजिनेस, इस एंजाइम की जरूरत होती है। ये एंजाइम हर जगह प्रेजेंट होता है, बट ये काम तभी करता है जब इसके आसपास ऑक्सीजन नहीं होती है। यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो यहाँ पे पानी टूट रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, तो नाइट्रोजिनेस काम नहीं करेगा।
बाकी सब जगह पे यही हाल है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में नाइट्रोजिनेस एक्टिव हो जाता है। नाइट्रोजिनेस एक्टिव कब होगा? एनएरोबिक कंडीशन में, ठीक है। एनएरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजिनेस एक्टिव हो जाएगा, और इसी को हम कह रहे हैं N2 फिक्सेशन। N2 फिक्सेशन, N2 से NH3 में कन्वर्ट होना, और ये कराता कौन है? नाइट्रोजिनेस एक एंजाइम है, और ये एक्टिव कब होता है? जब ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन यहाँ पे जब एब्सेंट होगा तभी ये नाइट्रोजन को फिक्स कर पाएगा, और ये नाइट्रोजन फिक्स करके यहाँ पे देगा, और यहाँ से फूड अपने पास ले लेगा। क्लियर? तो ये चीज होती है यहाँ पे। ये हेट्रोसिस्ट है, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या है? ये थिक वॉल्ड है, और यहां पे हमें पता है N2 फिक्सेशन होगी। N2 फिक्सेशन अकर्स। क्यों हो पा रही है? क्योंकि O2 एब्सेंस है। O2 की एब्सेंस में क्या होगा? ये हमने लिखा ही है, नाइट्रोजिनेस एक्टिव होगा, ये पूरी कहानी सेम यही है। O2 की एब्सेंस में ये होगा, और आपका नाइट्रोजिनेस एक्टिव होते ही ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है। तो ये खेल इसका पूरा है। ये जो लेयर है अपनी, ये म्यूसिलेजिनस शीट, ये म्यूसिलेजिनस शीट है। ये हाल था हमारा साइनोबैक्टीरिया नॉनस्टॉप का। तो इसकी तो ये कहानी समझ आ गई। यहां से आपको आगे लेके चलता हूं। साइनोबैक्टीरिया कवर हुआ, माइकोप्लाज्मा में थोड़ी सी बात करनी है। एक बार आप इसे नोट कर लो, लिख लो। तब साइनोबैक्टीरिया में 2-3 बातें लिखी है, बस उसे एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आप इसे नोट कर लो। माइकोप्लाज्मा देख लेते हैं। ठीक है, इन्हीं को PPLO भी बोलते हैं, याद है? PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनका साइज लगभग कितना होता है? 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर तक आप ले सकते हो। और एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, और ये 0.1 से 0.3 है। इसीलिए इनको क्या बोला गया है? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हें माना गया है, और इनमें सेल वॉल भी एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब इतने छोटे होने के कारण, बैक्टीरिया तो हमें पता है 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, ये पॉइंट में होता है, 0.1 0.2 इस तरह का, इतनी साइज होती है। तो आपको ये फिल्टर पता होगा, एक जैसे आप RO वगैरह में देखते हो कई तरह के फिल्टर लगे होते हैं, तो इसी तरह का एक होता है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, जहां से बैक्टीरिया पास नहीं कर पाता है। बैक्टीरिया की रुकावट के लिए एक फिल्टर जो होता है, ये उसको भी पार कर लेता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी छोटा है तो बैक्टीरिया का है, लेकिन ये बैक्टीरिया से भी और छोटा है। आता तो बैक्टीरिया के कैटेगरी में ही है, तो ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी पार कर जाता है। ये भी NCERT में लिखा है, कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। मतलब जो फिल्टर बैक्टीरिया को रोकने के लिए बना था, ये उसको भी पार कर जाता है। ठीक है, इतना छोटा होता है। और ये क्या करता है? ये बीमारी भी कॉज करता है कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में भी।
पैथोजेनिक टू सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये इसकी माइकोप्लाज्मा की कहानी रही। ठीक है, तो हमने ये चीजें तो कवर कर ली। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। हमें पता था ना इनका बहुत डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक किस किस तरह से करते हैं और हेट्रोट्रॉपिक में किस किस तरह से करते हैं, उसे एक बार प्रॉपर अच्छे से देखते हैं। एक बार आप नोट कर लो। बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक बार हम देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। कि खाना कैसे बनाते हैं और डिपेंड भी कैसे रहते हैं। दो तरीके का था हमें पता है, एक है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, सबसे पहला ऑटोट्रॉपिक लेके चलते हैं, फिर आएंगे हेट्रोट्रॉपिक पे। ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक में भी हमें पता है ये दो तरीके से खुद का खाना बनाता है। पहला फोटोसिंथेसिस के थ्रू, दूसरा ये कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, केमिकल एनर्जी वाले यूज करके, है ना। फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरे हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। एक एक करके इसे देखते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? फोटो से ही याद आता है, ये सनलाइट यूज करेंगे और खाना बनाएंगे। ठीक है, क्लोरोफिल ए की मदद से ये क्या करेंगे, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और इसमें एक चीज कि इनमें पिगमेंट भी प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा याद करो। एक और चीज बताया था मैंने कि फोटोसिंथेसिस के लिए इन्हें सतह पर आना होता है, पानी के सतह पर या जहां भी रहते हैं। तो ये किस तरह से आएंगे, जब ये हल्के होंगे तो इनमें गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें आप कह सकते हो इनको कि ये ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप। ये आपको वहां पे भी समझाया था ये चीज ना, कि ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस करते वक्त। ठीक है, इसलिए इनको ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप कह रहे हैं। वापस से लिख देते हैं, O2 रिलीज करते हैं। ठीक है, O2 रिलीज करते हैं। इनमें भी दो तरह के आते हैं, एक ऑक्सीजेनिक, एक होता है एनऑक्सीजेनिक। मतलब ऑक्सीजेनिक में ये जो ऑक्सीजेनिक वाले होते हैं ये वाटर को ब्रेक करते हैं, वाटर को ब्रेक करते हैं, और इनका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है। इनका बाई प्रोडक्ट O2 होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लू ग्रीन एल्गा कह लो, साइनोबैक्टीरिया जिसको आप कह लो, साइनोबैक्टीरिया। क्लियर। दूसरे एक होते हैं कौन से, एनऑक्सीजेनिक। ये एनएरोबिक नहीं है, एनऑक्सीजेनिक मतलब ऑक्सीजन इनका बाई प्रोडक्ट नहीं होगा।
फोटोसिंथेसिस तो ये कर रहे होंगे बट ये ऑक्सीजन नहीं रिलीज करेंगे, ये वाटर की जगह H2S को ब्रेक कर रहे होंगे और इनका बाई प्रोडक्ट जो होगा ये इनका सल्फर रिलीज हो रहा होगा। इनके एग्जांपल चाहे आप याद करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार देख लो खाली। इनमें है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दूसरे हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ये थी फोटो ऑटोट्रॉप्स की कहानी। कीमो ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, देखो ये क्या करते हैं, आप जब रीड करोगे एनसीईआरटी ना, उसमें लिखा है कि कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये ऑक्सीडाइज करते हैं, और ऑक्सीडाइज करते वक्त जो एनर्जी वहां से निकलती है उसको यूज करते हैं और एटीपी बनाते हैं। मैं वापस से बता रहा हूँ कि ये क्या करते हैं, कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि अमोनिया लिखा है, नाइट्राइट लिखा है, नाइट्रेट लिखा है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, इनका ये ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूवल कह लो या फिर ऑक्सीजन का एडिशन कह लो, इसको ये ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन करते हैं और उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज करते हैं एटीपी बनाने के लिए। ऑक्सीडेशन आप देख लो होता क्या है, वैसे केमिस्ट्री में पढ़े होगे फिर भी लिखा दे रहा हूं। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन सिंपल ही है, चाहे आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह लो या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह लो, डेफिनेशन एक ही है, बात तो एक ही है। तो ये करते क्या है, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इन्हें ऑक्सीडाइज करते हैं और जो एनर्जी इनके दौरान रिलीज होती है उससे ये एटीपी बनाते हैं। मतलब यूज रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ये ऑक्सीडाइज का देखो क्या है, जैसे लिखा है एनसीईआरटी में, अमोनिया हो गया, ये नाइट्राइट हो गया, ये नाइट्रेट हो गया। ठीक है, अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट। अब इन्हें कन्वर्ट करने वाले हमें पता है बैक्टीरिया जो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। कुछ एग्जांपल हैं जो आपके मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में दिया था, उसे यहाँ पे याद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे भी नहीं। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉकस, यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर कॉमन एग्जांपल थे। अब देखो यहाँ से आप डायरेक्ट जान जाओगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। एक बार आप ये ध्यान से देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अब एक बार डेफिनेशन रीड करो, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है इनका ऑक्सीडाइज। ठीक है, और फिर क्या, यूज रिलीज्ड एनर्जी, यहाँ से जो जो एनर्जी रिलीज होती है, यूज रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ये क्लियर हुआ कि ये ऑक्सीडाइज करते हैं पहले, उसके बाद इन प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होती है, जो भी एनर्जी यहाँ से बाहर निकल रही होती है, इस एनर्जी को यूज करते हैं और उससे एटीपी बना लेते हैं अपने लिए। और कीमो ऑटोट्रॉप्स की एक और चीज है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, हेल्पफुल इन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, जैसे कि NPSFE,
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और आयरन। इन मिनरल्स की रिसाइकलिंग में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर? तो यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स ये तो खत्म हुआ, मतलब ऑटोट्रॉपिक कैटेगरी खत्म हुई। अब हम देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक वाला कि इनमें किस तरह से आते हैं। ये आप नोट कर लो तब तक। अब हम कंटिन्यू करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक के बारे में देखते हैं क्या है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही सबसे ज्यादा होते हैं मेजॉरिटी में। यहीं पे आप ये चीज ऐड भी कर लो, एनसीईआरटी में बहुत छुपा के ये चीज लिखी गई है कि सम ऑटोट्रॉपिक, कुछ होते हैं ऑटोट्रॉपिक और मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ऐसे आप इंडिकेट कर सकते हो, ये ज्यादा होते हैं ये कम होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में ये हमें पता है, ये हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज में भी काफी रोल प्ले करते हैं। मतलब हमारे ये लाइन भी लिखी गई कि दे अफेक्ट ह्यूमन अफेयर। जैसे ये दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, ये कौन करता है? लैक्टोबैसिलस, आप पढ़े भी होंगे। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, है ना। और दूसरा ये एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी इनका काफी हेल्पफुल होता है। दवाइयाँ हमें पता है बैक्टीरिया के थ्रू, वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही होती है। ये आप इसमें लिख सकते हो, हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने में, और हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी 3 तरीके से होते हैं, हम पढ़ते भी आए हैं। एक होते हैं जो कि सैप्रोफिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक। दूसरे एक होते हैं कौन से? पैरासिटिक, जो भी बताया था मेहमान, पैरासिटिक। और तीसरे क्या होते हैं? सिम्बायोटिक। बताता हूं अभी एक एक करके क्या है सिम्बायोटिक। सैप्रोफिटिक को आप डिकम्पोजर्स भी कह सकते हो, डिकम्पोजर्स, है ना। ये डिकम्पोजर्स होते हैं और यही सबसे ज्यादा होते हैं इनमें भी, मोस्टली। ठीक है, मोस्टली सैप्रोफिटिक ही होते हैं डिकम्पोजर्स। फिर आते हैं पैरासिटिक या फिर पैथोजेनिक कह लो। पैथोजेनिक मतलब बीमारी कॉज करेंगे, ठीक है, हार्म प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कॉज डिजीजेस, कौन कौन सी डिजीज? जैसे कि जो कि एनसीईआरटी में दी है, बस वही याद कर लो। एक है कॉलेरा, दूसरा टाइफॉइड, कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये होती है प्लांट्स में। नाम से ही पता चल जा रहा है, सिट्रस फ्रूट, नींबू, संतरे, इनके पेड़ में। और इन्हें कॉज कौन करता है? बैक्टीरिया का नाम ये चैप्टर 8 में लिखा भी हुआ है, वो वहीं पे याद करेंगे, वो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे खाली नाम खाली देख लो कौन कौन से डिजीजेस ये कॉज करते हैं, कौन? पैथोजेनिक नेचर के जो होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब होता है कि एक दूसरे को फायदा कराते हैं, मतलब इसको सामने वाले से फायदा है और सामने वाले को इससे फायदा है।
ये नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को देते हैं और प्लांट से उनका फूड ले लेते हैं, ठीक है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है इनका। N2 फिक्सेशन करते हैं, दो तरीके से N2 फिक्सेशन होता है। N2 फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? दाल की फैमिली, जितनी भी दालें होती हैं। N2 फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस रूट्स, ये कौन कॉज करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम, ये आगे भी पढ़ने को मिलेगा। और नॉन लेग्यूमिनस रूट्स में भी मिलता है, जो दालों की फैमिली नहीं है। N2 फिक्सेशन इन नॉन लेग्यूमिनस कौन करता है? नॉन लेग्यूमिनस रूट्स कौन करता है? फ्रैंकिया, फ्रैंकिया कौन से प्लांट में करता है? एलनस में। एलनस एक नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, उसमें ये बैक्टीरिया क्या करता है? N2 फिक्सेशन करता है। तो ये तो हमारी हेटेरोट्रॉपिक की पूरी कैटेगरी हो गई। यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे आगे लेके चलते हैं इनका रिप्रोडक्शन का क्राइटेरिया क्या है कि कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। इनमें सेक्सुअली प्रॉपर सेक्सुअली नहीं कह सकते हो, एक प्रिमिटिव टाइप का या एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक छोटी सी कड़ी है समझ लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो पहले तो ये आप नोट कर लो, फिर अपन देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। आइए बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन भी देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये ट्रू सेक्सुअल नहीं है, ठीक है। एसेक्सुअल में भी देखो कैसा है। पहला तो ये बाइनरी फिजन करते हैं, दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, बाइनरी फिजन, जो कि एनसीईआरटी के डायग्राम में भी है। बाइनरी फिजन करते हैं कब? फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में, मतलब जब कंडीशन अच्छी खासी होती है इनके लिए, सुकूनदायक, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में ये बाइनरी फिजन करते हैं। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था इसी बेस पे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये पूछा गया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है ये बैक्टीरिया में कब होता है। उसमें ऑप्शंस काफी दिए थे, उनमें से कंफ्यूजन एक दो ऑप्शंस में ज्यादा ये थी, मैं लिख देता हूँ, आप बताना, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कब होता है? मान लो ये दो ही ऑप्शन दे रहा हूं। पहला तो एक तो ये प्रायर टू फिजन और एक था एस फेज में। बाकी ऑप्शन तो काफी आसानी से देख के ही पता चल रहे थे, नहीं वो तो नहीं है, कंफ्यूजन इन्हीं दो में थी। आंसर था आपका ये प्रायर टू फिजन वाला, एस फेज में नहीं होगा। हम नहीं देखते हैं कि एस फेज या ये सारी चीजें हो रही हैं। इनमें प्रायर टू फिजन डीएनए रेप्लिकेट होता है, जब डिवीजन एकदम होने ही वाला होता है तभी डीएनए डबल होता है। सेल जब डिवाइड कर रहा होता है, डिवाइड करने के एंड में ही डीएनए डबल हुआ और अलग अलग हो गया, मतलब प्रायर टू फिजन, एस फेज नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये क्या है? ये अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर फॉर्म करता है, एंडोस्पोर।
फॉर्म। अब ये जब कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो ये एंडोस्पोर फॉर्म कर लेता है, और ये स्पोर इतना हाईली रेजिस्टेंट होता है कि ये डिवीजन वगैरह नहीं करता है जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती। ये कई सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है जब तक अच्छी कंडीशन इसे नहीं नजर आती है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये एंडोस्पोर फॉर्म कर लेता है। फिर आते हैं सेक्सुअल में, जो कि हमें पता है नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है, खाली जेनेटिक, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफर होता है। 2-3 तरीके से होता है, वो खाली लिख लेंगे, वो भी प्रॉपर लिखा नहीं एनसीईआरटी में, हमें समझ आ जाए बस वो लिख देंगे। सम शॉर्ट ऑफ, कुछ कड़ी इसकी होती है रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल वाली, सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। 3 तरीके से होता है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, और एक होता है कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में मीडियम इन्वॉल्व होता है, मतलब मीडियम के थ्रू इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वगैरह में आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। मीडियम मतलब किसी कल्चर में या किसी सॉल्यूशन में रखा हुआ है, वहां से डीएनए का ट्रांसफर हो जाना। कॉन्जुगेशन में होता है क्या है कि बैक्टीरिया की ट्यूब बन जाती है, वहां से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है, कुछ इस तरह से। ये जो ट्यूब बनी, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू भी ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल इनमें, ये बैक्टीरियोफेज वगैरह या देख भी लोगे, ये कुछ इस तरह से होता है। ये है बैक्टीरिया, मान लो अभी बैक्टीरिया में अपना डीएनए डाल देता है। ठीक है, ट्रांसडक्शन इस टाइप का कुछ होता है। तो ये तो इनका रिप्रोडक्शन का क्राइटेरिया। यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट होता है मोनेरा का, जो भी इसकी पूरी कहानी थी, सारी स्टोरी यहाँ पे हमने पूरा कवर अप कर लिया है। अगले उसमें हम देखेंगे लेक्चर में कि प्रोटिस्टा को, उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक आप मोनेरा को अच्छे से पढ़ लो। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आते रहे हैं, आएंगे भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी बहुत होता है। और बैक्टीरिया है ना कि हर जगह प्रेजेंट होता है, और ये हमारे लाइफ से कितना इंटरेक्ट भी करता है, कितनी चीजों में इन्वॉल्व भी है, इसलिए एक तरह का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी बन जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांस होते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप रेडी रख लो, और तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच।